कल के वीडियो में हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे थे और हमें आज उसके आगे पढ़ना था। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं या मौलिक अधिकार जो है, हमने देखा कि वो क्या होते हैं, उनका ओरिजिन क्या है, इंडिया में उनकी हिस्ट्री कहाँ से ट्रेस की जाती है, उनका उद्भव कहाँ से हुआ है, उनके फीचर्स क्या हैं। और मैंने आपसे कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 में पाए जाते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। तो आज हमने स्टार्ट करना था आर्टिकल वाइज, क्योंकि हम उसका बेसिक चीज़ें समझ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 12 से, अनुच्छेद 12। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सिटीजन्स के लिए हैं, है ना। कुछ नॉन सिटीजन्स के लिए भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तो ये सिटीजन्स के लिए हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपको अधिकार दिए गए हैं, वो किसके विरुद्ध दिए गए हैं। आपको अगर मैं कोई राइट देती हूँ, कोई पावर दे रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये पावर किसके लिए है। अगर ये पावर मुझसे कोई छीनता है तो ये तो हमें पता कल ही चल गया था कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है अगर हमारे अधिकारों का हनन हो, लेकिन कौन है जो हमारे अधिकार छीन सकता है। अब ये प्राइवेट या इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है ये फंडामेंटल राइट, कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लास में 2 लोग बैठे हैं और सामने बगल वाले ने मुझसे बोल दिया चुप बैठो, तो मैं चिल्लाने लगूं और कोर्ट पहुंच जाऊं कि मेरा फंडामेंटल राइट छीन लिया, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लिया और मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊं। नहीं, ये फंडामेंटल राइट नहीं होता है। फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है, एक्सेप्शन है इसमें, लेकिन मैं आपको मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। एक एक्सेप्शन है इसमें, लेकिन वो जब आएगा तब मैं बता दूंगी आपको। मोटा मोटी जो मेजॉरिटी में जो चीज़ें हैं या कहीं भी हैं, ये फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है। ये फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध होता है, सरकार के विरुद्ध होता है। राज्य मतलब स्टेट, और स्टेट में मैंने बार बार बोला आपको कि देश की जो कार्यकारी, जो गवर्निंग बॉडी है, जो लॉज एंड ऑर्डर्स बनाते हैं, उनके विरुद्ध की बात कर रहा है ना, सरकार के विरुद्ध की बात कर रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ना होकर सरकार के विरुद्ध होते हैं। तो जब सरकार या राज्य हमारा अधिकार छीनती है, तब हम सुप्रीम कोर्ट जाके कहते हैं कि इसने हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया। लेकिन किसे हम राज्य की डेफिनेशन में रखें, कौन है ये राज्य, कौन कौन आ सकते हैं इस राज्य की डेफिनेशन में। बहुत सारे हो सकते हैं, सरकार है, लेकिन सरकार बहुत सारी बॉडीज भी तो बनाती है, तो क्या वो राज्य नहीं है? राज्य की डेफिनेशन में आएगा ना। अगर सरकार कोई बॉडी आज के डेट में बनाती है और वो हमारे फंडामेंटल राइट छीनता है, तो वो भी तो सरकार की ही डेफिनेशन में आएगा ना, है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 12 की। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट छीने जाते हैं तो हमें ये पता चल गया कि हम हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 हम जा सकते हैं, लेकिन किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। तो हमारा यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि ये राज्य है कौन। उसी की डेफिनेशन बताता आर्टिकल 12। किसकी डेफिनेशन बताता है? राज्य की डेफिनेशन बताता है, स्टेट डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ स्टेट की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा, कौन कौन आते हैं राज्य की परिभाषा में? राज्य की परिभाषा, ठीक, इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि जो अथॉरिटी, जो भी बॉडी इन 4 कैटेगरी में आती है वो राज्य की डेफिनेशन में होगी और आप कोर्ट जा सकते हैं अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स छीनता है। तो फेयर इनफ, हमें ये तो पता चल गया कि हमें कुछ अधिकार मिले हैं और वो अधिकार छीनने वाला कौन है वो हमें पता चल जाएगा। अगर ये छीनता है तो कहाँ जाना है उसको वापस लाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो भी हमें पता चल गया। तो अब देख लेते हैं आर्टिकल 12 जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट या राज्य की परिभाषा है, उन 4 कैटेगरी कौन कौन सी है। पहला है गवर्नमेंट एंड
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव organs of इंडिया, या स्टेट बोल लो, जो भी बोलना है आपने, ऑफ सेंटर मैं लिख देती हूँ केंद्र की, ठीक है। सरकार और संसद, सरकार और संसद उनके कार्यकारी और विधायी अंग उनके कार्यकारी और विधायी अंग केंद्र की सरकार, केंद्र का संसद और उनके भी तो कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होते हैं, तो वो सारे जो हैं स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। पहली कैटेगरी हिंदी में भी लिख दिया, सरकार और संसद और उनके कार्यकारी और विधायी अंग। दूसरा, यही ऑर्गन तो स्टेट लेवल पे भी होता है हमारे यहाँ, यूपी बिहार एमपी जितने भी 28 स्टेट्स हैं। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा और आपके ज़बान पर रट गया होगा कि 29 नहीं, अब 28 स्टेट्स हैं। तो दूसरा, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये राज्य की बात की जा, अब राज्य की बात की जा रही है, यूपी बिहार एमपी इन सब की बात की जा रही है, ठीक। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, that is again executive and legislative organ of state, executive and legislative organ of state। सरकार, राज्य की सरकार, राज्य की सरकार, केंद्र सरकार, यहां पे लिख लीजिएगा, राज्य की सरकार और विधानसभा। अब मैं इसकी हिंदी नहीं लिख रही हूं, वही बात हो गई, कार्यकारी और उनके कार्यकारी और विधायी अंग। दो चीज क्लियर हो गई। इसमें 4 कैटेगरी है, अभी मैंने 2 ही कैटेगरी लिखी है। पहला तो केंद्र की सरकार और वहां की गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार और वहां की संसद, उनके जो भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन हैं वो, है ना, जो भी कार्यकारी और विधायी अंग हैं वो सारे। सेम स्टेट लेवल पे भी यही होता है, वहाँ भी विधानसभा होती है और वहाँ भी अपनी सरकार होती है और उनके भी कार्यकारी और जितने लेजिस्लेटिव विधायी शक्तियाँ हैं और विधायी अंग हैं वो सारे स्टेट के दायरे में आते हैं। 2 कैटेगरी क्लियर हो गई। चूँकि हिंदी इंग्लिश लिख रही हूँ तो जल्दी से भर भी जा रहे हैं, एंड आई डोंट हैव दैट मच हाइट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये 2 कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट जो 2 कैटेगरी हैं, इसमें ये पूछा जा चुका है इसलिए मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट जो 2 कैटेगरी हैं वही थोड़ी कंफ्यूजिंग है। तीसरा है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मीन्स स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी। और जितने भी लोकल अथॉरिटी मतलब ऑल लोकल अथॉरिटी, ये आप जरूर लिख लीजिएगा, ये अंडरस्टूड होता है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए सभी जोड़ देती हूं मैं। और लास्ट में है अदर अथॉरिटी, अदर अथॉरिटीज, ठीक, अन्य प्राधिकारी।
अब देखिए ऑल लोकल अथॉरिटीज़ में क्या क्या आएंगे, क्योंकि यही तो कंफ्यूजिंग है, संविधान में तो बस इतना ही लिखा हुआ है। ऑल लोकल अथॉरिटीज़ या अन्य प्राधिकारी का मतलब हुआ जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं। कौन? लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। लोकल, मैं अभी ये फोर्थ वाला हटा रही हूं यहां पे समझाने के लिए। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज जितनी भी होती हैं, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज मतलब कि पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, माइनिंग बोर्ड्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग बोर्ड्स हो गए, ये सारे जो हैं वो स्टेट के दायरे में आते हैं। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ का मतलब आप समझते हैं ना कि डिसेंट्रलाइजेशन जब किया गया पावर्स का, है ना, जब शक्तियों का बंटवारा एक छोटे तंत्र के रूप में पंचायतों के माध्यम से, म्यूनसिपैलिटीज़ के माध्यम से किया गया, वो अपने आप में वो जो सबसे छोटी इकाई होती है सेल्फ गवर्निंग की, जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ बोली जाती है, जो अपने आप में स्वतंत्र निकाय होते हैं, है ना, वो कौन से होते हैं? पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, माइनिंग बोर्ड्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग बोर्ड्स, ये सब जो आते हैं वो ऑल लोकल अथॉरिटीज़ में आते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, वैसे तो मैंने एक जनरल वे में आपको बता दिया, जितने भी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो सब इस कैटेगरी में आती हैं। वैसे आपके काम के लिए नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता दे रही हूँ। वो अगर आप सेक्शन 3 ऑफ क्लॉज 3, सेक्शन 3 ऑफ क्लॉज 3 जर्नल क्लॉजेज एक्ट, लोकल सेल्फ अथॉरिटीज़ के बारे में, लोकल अथॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। जो इस कैटेगरीज में है वो सारी लोकल अथॉरिटीज़ मानी जाती हैं। हालांकि ये आपके काम की नहीं है, तो अगर आप ये ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। दिस इज़ नॉट समथिंग इम्पॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन, एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस आप एक मतलब में ये समझें कि लोकल अथॉरिटीज़ में क्या क्या आती हैं। जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं, यानी कि वो सबसे छोटी निकाय लोकल स्तर पर जो विधि बना सकती है, लॉज बना सकती है, नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, आदेश दे सकती है, उन्हें परिवर्तित भी कर सकती है, प्रवर्तित भी कर सकती है, परिवर्तित नहीं प्रवर्तित भी कर सकती है, वो सारी लोकल अथॉरिटीज़ में आएंगी, है ना। वो लोकल अथॉरिटीज़, वो छोटी निकाय जो नियम, उपनियम, नियम, कानून आपके ऊपर लागू कर सकती हैं, आपके ऊपर आदेश पारित कर सकती हैं, आपको किसी काम के लिए मतलब कोई ऐसा नियम बना के आपके ऊपर, मतलब नागरिकों के ऊपर अगर उन्हें आरोपित करती हैं या उन्हें फोर्स तो नहीं कहेंगे, मतलब उनको उस कानून के दायरे में उन्हें आने के लिए कहती हैं, तो जाहिर सी बात है वो सारी लोकल अथॉरिटीज़ मानी जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको दोबारा बता दिया, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, नगर पालिका, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एक जिला माइनिंग बोर्ड होता है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग बोर्ड, ये सब लोकल अथॉरिटीज के अंदर आएंगी। ठीक है, दोबारा मैं बोल देती हूँ क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है और एग्जाम में आता है वन लाइनर में कि लोकल अथॉरिटीज़ में स्टेट के क्या आती हैं। जो सेल्फ लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो सबसे छोटी निकाय है, जो नियम, कानून, आदेश पारित करने के लिए सक्षम है और उन्हें प्रवर्तित भी कर सकती हैं छोटे लेवल पर। पंचायत, जो पंचायत होती है, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, वो भी तो थोड़े थोड़े प्रकार के टैक्स लगाती हैं, है ना। इनके पास भी तो अधिकार होता है थोड़ा टैक्स लगाने का, थोड़े नियम कानून बनाने का, उनको जनता द्वारा या उस गांव द्वारा मनवाने का होता है ना, आदेश भी देती हैं किसी किसी काम करने के लिए, किसी किसी काम को करने के लिए, तो ये सब स्टेट के दायरे में आएंगे। अब जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है वो है अदर लोकल अथॉरिटीज़।
अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज नॉट लोकल, अन्य ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। अच्छा, क्योंकि इसे डिफाइन नहीं किया गया, इसे एज इट इज़ छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया वो भी आप समझते हैं, क्योंकि इसे आप डिफाइन करें फ्यूचर में कौन सी गवर्नमेंट कौन सी अथॉरिटी बनाती है, कौन सी बॉडी बना देती है, वो पहले से तो नहीं डिसाइड हो सकता। तो कौन कौन सी अथॉरिटीज़ स्टेट के डेफिनेशन में आ सकती हैं, उनको कई बार केसेस के थ्रू, क्योंकि ये तो एम्बिगुअस हो गया ना, ये तो क्लियर नहीं है यहाँ पर, तो कई बार इसके रेफरेंस में केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में। और फाइनली जो अभी लागू है, बहुत सारे केसेस हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, अगेन वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं इतना भी अगर डिस्कस कर रही हूँ, ये भी कोई डिस्कस नहीं करता है, बट आपके समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ कि आगे जाके आपको कभी जब आप बुक पढ़ेंगे, मेंस लिखेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या है, और लोकल अथॉरिटीज़, फिर अन्य प्राधिकारी। तो ये इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। और अन्य प्राधिकारी से रिलेटेड तो पूछा भी गया है कि अदर अथॉरिटीज़ स्टेट के दायरे में, क्योंकि कई बार केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डेफिनेशंस को ब्रॉड करते गए हैं। आपको तो पता ही है कि वो अपने प्रीवियस जजमेंट को रिव्यू करते रहते हैं, है ना। तो उन्होंने रिव्यू करते हुए बहुत बारी अपने डेफिनेशंस को वाइडर स्कोप दिया है, बड़ा किया है कि नहीं, ये भी स्टेट के दायरे में आएगा, ये भी स्टेट के दायरे में आएगा, और ये भी स्टेट के दायरे में आएगा। तो अभी जो प्रिवेलेंट है, जो अभी लेटेस्ट है, वो यही है कि कोई भी ऐसी बॉडी, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसी प्राइवेट बॉडी, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी अगर वो गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसे गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो वो भी स्टेट अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन में या स्टेट के राज्य की परिभाषा में आएगी। और आप उसके खिलाफ भी, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट छीनता है, तो आप उसके खिलाफ भी कोर्ट जा सकते हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट बोला गया, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि वो किसी विधि या कानून या संवैधानिक तरीके से उसे बनाया गया हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसका किसी स्टैट्यूट के थ्रू वैधानिक तरीके से या अवैधानिक तरीके से बनाया गया हो, मतलब या तो लॉ के द्वारा उसे बनाया गया हो या बिना लॉ के द्वारा बनाया गया हो। अगर वो प्राइवेट बॉडी भी है और गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंट है, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। ठीक है, अभी यही है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बस आप इतना जानें। तो उसके हिसाब से कौन कौन है, उसके हिसाब से LIC भी आएगी, ONGC भी आएगा, सेल भी आएगा, IDBI भी आएगा, IDBI भी आएगा, है ना। ये सारे जो हैं अदर अथॉरिटीज़ में आएंगे। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि LIC, ONGC, सेल, ये सब स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते हैं। इसमें एक और ट्रिकी पार्ट है जो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। बेसिकली ये लक्ष्मीकांत में भी नहीं लिखा गया है। जुडिशरी आती है नहीं आती है, तो जुडिशरी को भी मतलब इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली संविधान का इंटरप्रिटेशन करता कौन है, संविधान का जो संरक्षक है वह सुप्रीम कोर्ट है। तो अभी जो है वो ये है कि जुडिशरी जो है, जुडिशरी स्टेट का पार्ट नहीं है, स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आता। लेकिन अगर जुडिशरी नॉन जुडिशियल फंक्शंस करती है, नॉन जुडिशियल फंक्शंस, तो वो स्टेट के दायरे में आएगा। बट अगर वो जुडिशियल फंक्शंस कर रही है तो वो स्टेट के दायरे में नहीं आएगा। मतलब अगर वो जुडिशरी जो है जुडिशियल फंक्शंस करती है तब तो वो स्टेट के दायरे में नहीं है। लेकिन नॉन जुडिशियल फंक्शंस, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो अपने ऑफिस में लोगों को अपॉइंट करते हैं,
तो ये तो जुडिशियल फंक्शन, नॉन जुडिशियल फंक्शंस है ना, एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको। तो ऐसे कोई भी नॉन जुडिशियल फंक्शंस जो हैं वो स्टेट के दायरे में, नॉन जुडिशियल फंक्शंस वो भी स्टेट के दायरे में आएंगे। बट ओवरऑल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पीटी में कि जुडिशरी आती है तो आप ना ही लिखेंगे, ठीक है। और एक मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं, या इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, क्योंकि समय समय पर ना पीटी में ऐसे ही पूछा जा चुका है कि कौन सी अदर अथॉरिटीज़ के नाम पर कौन स्टेट की डेफिनेशन में आता है। तो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, LIC। बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि वो प्राइवेट बॉडी ही क्यों ना हो, लेकिन वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंट हो। और इसके लिए 6 क्राइटेरिया हैं। 6 क्राइटेरिया मतलब कि उसका जो शेयर, इंटायर शेयर कैपिटल हो वो गवर्नमेंट के द्वारा हुआ हो, ठीक है, इंटायर शेयर कैपिटल। अब ये सारे टर्म्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इकोनॉमी का पार्ट है। अब आप मुझसे पूछे शेयर कैपिटल क्या होता है और वो सब, तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और मैं इतना कोई नहीं बताएगा आपको। मैं सिर्फ आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें बता रही हूँ, जिससे आपको कभी आप बुक पढ़ें, क्योंकि ये सब मेंस में भी आ सकता है, तो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो। और फैक्ट्स भी आप तभी रट सकते हैं जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सब्जेक्ट की। तो मैंने आपसे कहा था कि प्राइवेट बॉडी क्यों ना, बट गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि वो सोवरेन फंक्शंस करे या ना करे, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि एक ऐसी बॉडी है जो अपने जो नियम कानून है वो खुद बनाती है, वो स्वायत्त है, वो स्वायत्त शक्तियाँ करती है, मतलब सोवरेन पावर्स परफॉर्म करती है। तो ये ज़रूरी नहीं किसी भी बॉडी के लिए कि वो सोवरेन फंक्शंस परफॉर्म करती है या नहीं करती, मतलब स्वायत्तता उसके पास कितनी है और कितनी नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क बस इतना पड़ता है कि वो गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है या नहीं। वो गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ, 6 क्राइटेरिया होते हैं, है ना। पहले चीज़ तो कि उसका शेयर कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट का हो, एंटायर शेयर कैपिटल। फिर फाइनेंशियल फंडिंग, मेजर फाइनेंशियल फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हो। फिर उस बॉडी पर उसका डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है, मतलब कि गवर्नमेंट का उस बॉडी पे काफ़ी कंट्रोल है। मान लीजिए उसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट ही संभाल रही है, वहाँ का मैनेजमेंट का ट्रांसफ़र भी वो कर सकती है यहाँ से वहाँ, वो भी गवर्नमेंट का, वो भी एक क्राइटेरिया हो गया। फिर उसके बाद है कि जो वो बॉडी है